नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। और हमारा मध्यकालीन भारत का कुछ पोर्शन बचा हुआ था बैच हमारा ओवर हो गया था, लेकिन ये वाला पोर्शन बचा हुआ था, इसको हम कंप्लीट करेंगे। एक बार फटाफट से बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर बढ़िया तरीके से। एक बार जो टॉपिक छूट जाता है ना, फिर बाद में उसको पूरा करने का प्रेशर आता है, तो वो मुझे लगता है कि वो प्रेशर ज्यादा रहता है, बच्चे कम जुड़ पाते हैं, और टीचर के लिए भी ये हो जाता है यार वो टॉपिक रह गया था, और बच्चों को भी लगता है वो टॉपिक छूट गया था, ऐसा होना। हाँ पर हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, एक बार मुझे बताओ यार, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? फिर मैंने एडिशनल 5 क्लास लगवा दी तुम्हारी, 5 क्लास हिस्ट्री की लगवा देंगे, जो भी कुछ बचा होगा कम से कम कवर कर लेंगे आराम से। देखो यार, हमेशा जब भी कोई मैं बैच पढ़ाता हूँ या जब भी करवाता हूँ, औरंगजेब तक हो गया था, सही है। मैं जब भी कोई बैच या कुछ चीजें करवाता हूँ ना, तो एक चीज ध्यान में रखता हूँ कि वो बैच ना जब लास्ट में हो तो होच पोच नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज छूट जाती है तो उसको आराम से करवा देना चाहिए, ये लॉजिक मेरी तरफ से बनता है। अगर हमने मेडिवल इंडिया पढ़ना शुरू किया है और कुछ पोर्शन हमारा छूट गया है, तो उसको करवाने का, ठीक है, लेकिन उसको मारा नहीं था। अच्छा, औरंगजेब चल रहा था। हाँ, बाकी की जितनी भी क्लासेज हैं वो 3 बजे, हम लोग 3 बजे डेली वो क्लास करने वाले हैं। 3 PM पर हिस्ट्री की आने वाली 30 नवंबर तक मैं सारी क्लासेस कवर कर दूंगा। और एडिशनल एक चीज और है कि पॉलिटी का एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि अमेंडमेंट, शेड्यूल, पार्ट्स, ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये वाला क्लास जो है 9:30 पर होगा। आज संडे का दिन था, तो बाकी दिन ना मैं आज इसलिए जबरदस्ती मैंने क्लास लगवाई, क्योंकि बाकी दिन सर 4 बजे रखिए प्लीज। यार 4 बजे पॉसिबल नहीं है, बाकी क्लैश कर रही है किसी के साथ, तो 4 बजे लग ही नहीं पा रही है। और बाकी दिन भी मैं इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं ये पेड है यार, ये पेड है। पॉलिटिका ना पेड वाला चीज बची हुई थी, तो ये भी पेड पे ही है, ठीक है। चलो शुरुआत करें। एक बच्चे ने मुझे रिकॉर्डिंग करना होगा, रिकॉर्डिंग किस चीज का करना होगा? रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर पॉसिबल नहीं है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो मुझे आज टाइम है और क्लैश नहीं करती क्लासेस, ठीक है। यस सर, एप्लीकेशन ओपन की तब नहीं तो नहीं होगा। अच्छा कोई बात। हाँ सर, रीजनिंग है 3 PM पर। यार वो मुझे 3 बजे रीजनिंग है क्या? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, ठीक है। बट मेरे को यार ये टाइम मिल रहा, मतलब मेरे को और कोई टाइम ही नहीं मिल रहा। बाकी आप लोग कर लीजिएगा क्लास, 5 ही दिन की तो क्लास, उसके बाद रीजनिंग तुम्हारी चलती रहेगी। हमारी 5 दिन की क्लास है, जिसके अंदर मैं तुम्हें एक तो एंशिएंट वाला पार्ट कुछ कवर कराऊंगा, क्योंकि वो वाला पोर्शन हमारा कुछ बचा हुआ है, और मेडिवल इंडिया वाला पार्ट कवर कराऊंगा, ठीक है। ये 2 पार्ट कवर कराएंगे, तो कर लेंगे खत्म। चलो शुरुआत करें सेशन की। आ जाओ। देखो यार, हम लोग मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, मुगल डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसी के बारे में चर्चा चल रही थी। चलो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं, बहुत दिन बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, बहुत दिन बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं शुरुआत करता हूं, सबसे पहले ये बनता है कि मुगल डायनेस्टी का फाउंडर आदमी कौन है। चलो आप लोग मेरे साथ रिवाइज कर लो फटाफट। मुगल डायनेस्टी का फाउंडर आदमी कौन है? आंसर लगाओ। तो मुगल डायनेस्टी का फाउंडर आदमी जो है उसका नाम है बाबर, ठीक बात है। अगर मैं बाबर के बारे में बात करता हूं तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि बाबर एट दी एज, किस एज पर गद्दी पर बैठा था? रिकॉल करो। 12 साल की उम्र पर फरगना की गद्दी पर बैठा था, फरगना की गद्दी पर 12 साल की उम्र में बैठ गया था। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सैर ए पोल, जहां से इस गद्दी से उतार भी दिया था। बैटल ऑफ सैर ए पोल, ये एक बैटल हुई थी, गद्दी से उतार दिया गया था। इस गद्दी से सबीनी खान ने उतारा था, 1502 की बात है। जब इसको गद्दी से उतार दिया गया था, तो यहाँ पर एक तरफ बाबर और एक तरफ इसका कजन सबीनी खान, इन भाई साहब ने इसको उतार दिया। इसको उतारने के बाद बाबर को न्योता आया कहां से? भारत आने का। तो बाबर भारत आता है और अपनी पहली बैटल लड़ता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब जल्दी से मुझे इसका साल बताइएगा, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? फटाफट से आंसर लगाओ। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है, आप मेरे को एक टाइम के साथ बता दो, नहीं टाइम से ज्यादा हो जाएगा। 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में ये बैटल होती है। इस बैटल के दौरान एक तरफ तो हमारा बाबर है, ठीक है, और बाबर के वर्सेस कौन है? इब्राहिम लोदी। तो पहली बैटल किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें लोदी हार जाता है। इस लड़ाई के बाद हमने 2-3 लड़ाइयां लड़ते हैं। अच्छा जल्दी से मुझे बताना, बाबर की कौन सी लड़ाई जिसको जिहाद की लड़ाई बोलते हैं? बाबर की ऐसी कौन सी लड़ाई जिसको जिहाद की लड़ाई बोलते हैं? फटाफट से बताना। जिहाद की लड़ाई राणा सांगा के साथ, तो इस लड़ाई का नाम क्या है? खानवा की लड़ाई, बैटल ऑफ खानवा। खानवा की लड़ाई को ही बोला जाता है जिहाद की लड़ाई। इतनी बात याद कर लेंगे, जिहाद की लड़ाई ये बोला जाता है। 1527 की बात है। इस तरफ कौन है? इस तरफ राणा सांगा है, राणा सांगा है। और वर्सेस की तरफ कौन है? वर्सेस हमारा बाबर। जिसमें जीतता कौन है? बाबर जीतता है। सर जब बाबर ये लड़ाई जीतता है, तो यहां पर एक टाइटल लेते हैं, उस टाइटल को क्या बोलते हैं? उस टाइटल को हम गाजी का टाइटल लेते हैं। कौन सा टाइटल है? गाजी का।
ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने बहुत अच्छे डिस्कस किए थे। इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है, और लास्ट युद्ध कौन सा होता है? एक चंदेरी का युद्ध हुआ और उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ बताना? एक चंदेरी का और घग्गर का युद्ध हुआ। चंदेरी और घग्गर का ये दो युद्ध होते हैं। ये लास्ट इनका युद्ध होता है, ये कब होता है? 1529 के अंदर। इसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब बाबर की डेथ होती है तो बाबर को शुरू में कहां दफनाया गया था और बाद में कहां लेके गए थे? बाबर की डेथ 1530 में हुई। शुरू में कहां पर? सर शुरू में जब बात होती है कि बाबर को दफनाने का, तो इनको आगरा में दफनाने की बात होती है, और लेके कहां जाते हैं? काबुल। आगरा में अर्ली स्टेज में दफनाते हैं ये स्टार्टिंग में, और बाद में इसको कहां लेकर गए हैं? लाहौर लेकर गए। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई थी। इसके बाद हम लोग आते हैं किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। इसका लड़का हुमायूं, ये आ गया हुमायूं। अब हुमायूं नाम का मतलब क्या था सर? हुमायूं के नाम का मतलब क्या था? हुमायूं के नाम का मतलब क्या था? जल्दी से बताना। अरे हुमायूं का नाम का मतलब लाहौर नहीं, काबुल होगा। काबुल। भाई तुम मतलब ही नहीं बता रहे हो। हुमायूं के नाम का मतलब लक्की, लेकिन हिस्टोरियंस ने कहा था कि अनलक्की है। हिस्टोरियंस ने कहा तू लक्की नहीं तो अनलक्की है। ये याद है कि नहीं याद है? यहां पे कौन है? महीम बेगम है, इधर कौन है? बाबर है, और इन्हीं का लड़का कौन है? इन्हीं का लड़का हुमायूं है। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, यही पढ़ा था, हाँ या ना? अब मैंने ये कहा था हुमायूं के कुल कितने भाई बहन के बारे में हमने चर्चा की थी? 4 के भाइयों की चर्चा की थी। एक का नाम था कामरान, एक का नाम था हिंदल, एक का नाम था मिर्जा अस्करी, और एक सिस्टर का नाम पड़ा था गुलबदन बेगम। ये पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, इन चारों बहन भाइयों में से जब हमारा हुमायूं लड़ाई हारा था, तो सबसे पहले किस ब्रदर के पास चला गया था? किस भाई बहन के पास गया था? हिंदल के पास गया था। अच्छा ठीक है, हमें याद है एक फाइट हुई थी चिनार के किले के ऊपर। किसके साथ हुई थी? चिनार के किले पर एक फाइट हुई थी। किसके साथ? चिनार या चुनार, किसके साथ हुई थी? याद आ रहा है कुछ? चिनार के किले पर लड़ाई शेर खान के साथ हुई, वर्सेस कौन था? हुमायूं था। इस लड़ाई में जीता कौन था? इस लड़ाई में जीता हुमायूं था, और शेर खान ने एक ट्रीटी साइन की थी कि मैं तुमसे पंगा नहीं लूंगा। लेकिन दो लड़ाई हुई, एक चौसा और एक कन्नौज। मुझे दोनों का साल बताओ, किस साल में हुई थी? चौसा की लड़ाई कब हुई थी और कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? दोनों बताओ। पहली लड़ाई 39 में, दूसरी लड़ाई 40 में। दोनों लड़ाई में डिफीट किसकी हुई? दोनों लड़ाई में जो पिटा था वो कौन पिटा था? हुमायूं पिटा था। हुमायूं पिटा था। यहां से जब भागा था तो एक नाविक मिला था जिसका नाम बिश्ती था, जिसको 1 डे का किंग बनाने का प्रॉमिस किया था। 1 डे का किंग बनाने का प्रॉमिस किया था, ये हम लोगों को याद है ना? हल्का हल्का याद है, एग्जाम में पूछ ही लेता है। इसके बाद जब यहां से भागा था, इसके जब यहां भागा था, अपने भाई हिंदन के यहाँ गया था। जब हिंदन के यहाँ गया, हिंदल के यहाँ गया, तो यहाँ पे इसने शादी की थी इसकी गुरु की लड़की से। नाम क्या था? हुमायूं की शादी हुई हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से शादी कौन करता है? हुमायूं करता है। और इनके यहाँ एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का नाम, लड़के का नाम अकबर। जन्म कहां लेता है? राणा प्रसाद के यहाँ पे। राणा प्रसाद के यहाँ पे, लोकेशन अमरकोट। अब मुझे बस ये बताना है वो साल कौन सा था। बहुत बढ़िया, 1542 में जो है अकबर यहाँ पर पैदा होता है और सारा तामझाम करता है। उसके बाद ये अपने ब्रदर के पास जाता है, फिर ईरान के राजा के पास जाता है, और 1555 के अंदर क्या करता है? सिकंदर सूरी को हराता है। इस सिकंदर सूरी को जब डिफीट करता है, इस बैटल का नाम क्या था? इस बैटल का नाम क्या था जब सिकंदर सूरी को डिफीट करता है? बैटल का नाम बैटल ऑफ सिरहिंद। बैटल ऑफ सिरहिंद, ये हमने पढ़ा था सिरहिंद की बैटल में। ये सूरी डायनेस्टी का लास्ट मेजर रूलर था। इसके बाद हुमायूं वापस से राजा बनता है, और फिर राजा बनने के बाद वो एक दिन के लेदर के सिक्के बिस्ती चलवाता है। एक दिन के लेदर के कॉइन्स कौन चलवाता है? बिस्ती। ठीक है, और बाद में फिर हुमायूं शेर मंडल की लाइब्रेरी से गिरकर मर जाता है। हुमायूं फॉल फ्रॉम शेर मंडल की लाइब्रेरी, शेर मंडल की लाइब्रेरी से गिरकर मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब मुझे बताओ इसकी डेथ हुई कब? व्हेन वाज हुमायूं डाइड? व्हेन वाज हुमायूं डाइड? 1556। कैसे याद है? अकबर की पहली मेजर लड़ाई यही हुई थी। अच्छा, ये एक ना हुमायूं नामा लिखा था, किसने लिखा था? हुमायूं नामा। हु हैज रिटन द हुमायूं नामा? इसी की सिस्टर ने, गुल्लू बेबी है ना, गुल बदन बेगम, हमें याद रखना है। हो गया याद? ठीक है, तो यहाँ पे अब हुमायूं को भी हम बाहर करते हैं, और इन बिटवीन हम शेरशाह के बारे में तो पढ़ ही चुके थे सारा, अब उसको रिपीट करने की नीड नहीं है। बोलो भाई, पहली बात सबको समझ में? डॉटर नहीं है, डॉटर नहीं है, सिस्टर है यार ये। अब हमारे पास नेक्स्ट कैंडिडेट आता है अकबर।
नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? अकबर है। भाई सबको अच्छे से रिकॉल हो गया ना? सबको अच्छे से रिकॉल हो गया। अभी हम दो राजाओं के बारे में पढ़ा, बाबर और हुमायूं के बारे में। अकबर के बारे में बात कर रहा हूं। अकबर, सबसे पहले सवाल बनता है अकबर लड़का किसका है? हमने कहा भाई हुमायूं का लड़का है और हमीदा बानो बेगम, ये इनकी मम्मी का नाम है। 1542 में जन्म लेता है अमरकोट नाम की जगह पर। ठीक है, आगे चले। उसके बाद जब हम अकबर के बारे में बात करते हैं, जब हुमायूं की डेथ होती है, अकबर कहां पे होता है? जब हुमायूं की डेथ होती है, अकबर किस जगह पर होता है? सर अकबर पंजाब की एक जगह पर होता है, उस जगह का नाम क्या है? अकबर पंजाब की एक जगह पर, उस जगह का नाम क्या है? कलानौर। क्या नाम है? कलानौर, ये जगह पर होता है। अकबर का गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर कौन है? अकबर का चाहे वो गाइड हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फिलोसफर हो, नाम क्या है? बैरम खान। नाम क्या है? बैरम खान। ये बात हमको याद हो गई। बैरम खान इसका फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, सब कुछ यही है। यही कहता है कि अब आप बन गए हो राजा, और इसी राजा के चक्कर में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अब मुझे जल्दी से तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई कब? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई कब? सर 1556 तो मुझे पता है, वहां पे 21 अप्रैल था, यहाँ पे 5 नवंबर है। बोलो जी, कितनी बात समझ में आ गई? किस किस के बीच में? एक तरफ अकबर, या एडिशनल में डाल दो बैरम खान, और वर्सेस कौन है? हेमू। और हेमू को ही हम क्या टाइटल देते हैं? विक्रमादित्य का टाइटल देते हैं। विक्रमादित्य का टाइटल देते हैं। ये कौन से नंबर का विक्रमादित्य है? 14 नंबर का है, और ये आखिरी विक्रमादित्य है। डन है। इसको हराने के बाद ये लोग जीत जाते हैं, विनिंग कैंडिडेट। ये लोग हार जाते हैं, और इसके बाद सेट ऑन थ्रोन। सेट ऑन थ्रोन का मतलब गद्दी पर बैठ जाते हैं। चलो भाई, राजा मैं बन गया, अब सारी खुशियां मेरे पास। अब यहां पे हमने ये पढ़ा था कि अकबर के कान कौन भरती है? अकबर कौन भरती है? महामंगा। महामंगा। महामंगा कौन है? इसकी दाई मां। कान भरती की बैरम खान को हज की यात्रा पे भेज, तो बैरम खान हज की यात्रा पे जाता है, पिलग्रिमेज यात्रा पे चला गया, और जब ये यात्रा पे जाता है तो इसकी डेथ हो जाती है, इसको मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। कहां पर? एग्जैक्ट जगह का नाम चाहिए मुझे, एग्जैक्ट जगह का नाम चाहिए। क्या जगह का नाम? पाटन। गुजरात की वो जगह है, जगह का नाम है पाटन। ये वो जगह है जहां पर इनको मारा गया था। इनकी डेथ के बाद अकबर जो है इनकी वाइफ को अपनी वाइफ बताता है, अडॉप्ट कर लेता है हिज चाइल्ड, कि अब से तू मेरा लड़का हो गया, और शादी कर लेता है इनकी वाइफ से कि अब तू मेरी वाइफ हो गई। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इनके लड़के का नाम क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। लेकिन खाने खाना का टाइटल जो है ना, बैरम खान को दिया गया था। खाने खाना का टाइटल बैरम खान को दिया गया था, याद रख लोगे। वही महामंगा के लड़के को भी छत से धक्का देके मार देता, आदम खान को। ठीक है, आदम खान आल्सो डिफीटेड, आदम खान किल्ड बाय अकबर। किल्ड बाय अकबर। ये कौन था? महामंगा का लड़का था, ये भी हवाबाजी कर रहा था। महामंगा का लड़का था, हवाबाजी मारा गया, क्योंकि इसने भी एक बाद बहादुर राजा था, उसको बिना पूछे मार दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर अकबर के बारे में हम लोग बात करते हैं, अकबर आसपास के एरिया पर कब्जा करने का पूरा चेष्टा रखता था। यहां पर एक रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती एक बार मुझे कोई बताएगा किसकी वाइफ थी? रानी दुर्गावती, किसी को हल्का फुल्का याद है? दुर्गावती, रानी दुर्गावती बेटा अकबर, जल्दी से बताओ। रानी दुर्गावती किसकी वाइफ थी? दलपत शाह की। दलपत शाह, कुछ हल्का फुल्का याद है? कौन सा एरिया? गोंडवाना वाला एरिया था, गोंडवाना वाला एरिया था। ये यहाँ के इंडिपेंडेंट रूलर थे। हल्का फुल्का कुछ याद आ रहा है? ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया, कुछ याद आ रहा है? ये वाला पूरा एरिया को कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम चंदेला प्रिंसेस भी बोल सकते हैं, चंदेला प्रिंसेस। भाई तुम्हें हल्का फुल्का रिकॉल हो रहा है ना चीजें? मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि बहुत दिन बाद में रिवीजन करवा रहा हूं, ये बहुत दिन बाद में शुरुआत करा रहा हूं। ठीक है, मैं इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड से ले रहा हूं। अब यहाँ पे अकबर इनसे इंप्रेस्ड हो गया था, और इन्हीं के लड़के को फिर सारा राजपाट संभाल के चला गया था, भाई तुम ही देख लो, मुझे बस पैसे वैसे भेजते रहना। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है कि अकबर ने शादी की है, अकबर मैरिज करता है राजपूतों के साथ। ठीक है, तो राजपूत में शादी करता है, तो जिनसे शादी करता है उनका नाम क्या है? जिनसे शादी करता है उनका नाम क्या है? हाँ, राजा बर्मल की लड़की, राजा बर्मल की लड़की, नाम क्या है? राजा बर्मल, हरका बाई। क्या नाम है? हका बाई। कंफ्यूज नहीं होना है, हरका बाई नाम है इनका। ठीक है, बहुत सारे लोग ना इधर उधर तुक्केबाजी कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने कब्जा किया, कॉन्क्वेस्ट किया, किसके ऊपर? कॉन्क्वेस्ट ऑन चित्तौर, चित्तौर पे भी कब्जा कर लिया था। और चित्तौर पे जब कब्जा किया था किसके ऊपर? राजा उदय सिंह के ऊपर। राजा उदय सिंह, ये भी आप याद कर लीजिएगा, राजा उदय सिंह के ऊपर कब्जा कर लिया था। एक लड़ाई हुई थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कब हुई थी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। किसके बीच में? एक तरफ है राणा प्रताप, राणा प्रताप, और दूसरी तरफ है हमारा अकबर। जीता को नो डाउट अकबर जीता था। कि इनके साथ कमांडर कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह। ये वर्ड याद रखना, मान सिंह के बारे पूछ लेता है। ठीक है, साल कौन सा आ गया? 18 जून 1576, ये डायरेक्ट आता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे एरिया उन्होंने कब्जा किया, जैसे इनका कब्जा जो है चित्तौड़ पर है, मालवा पर है, जैसलमेर पर है।
ठीक है, मारवाड़ वाला एरिया इनका है, गुजरात वाला एरिया इनका था, बिहार वाला एरिया इनका था, बंगाल वाला एरिया इनका था। तो मतलब ये सारे एरिया के ऊपर कॉन्क्वेस्ट है और बहुत सारे एरिया होंगे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर, ठीक है, अकबर ने इन सब राजाओं मतलब इन सब राज्य के ऊपर कर दिया। जजिया वजिया पिलगे में सारा हटा दिया था, ठीक है, जजिया वजिया पिलगे में सारा हटा दिया था। इसके बाद इनके 9 रत्नों के बारे में हमने पढ़ा था, 9 रत्न। वो सारे रत्न आपको पता होना चाहिए कौन कौन से थे। एक था अबुल फजल, अबुल फजल। एक था हमारा फैजी, तीसरा था हमारा तानसेन, चौथा था हमारा राजा बीरबल, राजा टोडरमल। इन सब के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये तो बस एक रिवीजन टाइप है। टोडरमल है, छठा है राजा मान सिंह है, राजा मान सिंह है। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। यार किसका डिवोटी है ये खाने खाना वाला बंदा? किसी भगवान को तो मानता है। किस भगवान को मानता है? मिर्जा अली अजीज। 9 पर है आजियुद्दीन, कृष्ण भगवान को मानता है, डिवोटी ऑफ कृष्णा, डिवोटी ऑफ कृष्णा। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि बताओ 9 रत्नों में से कौन सा। मुल्ला दो प्याजा आता है, कई बार नहीं भी आता है, ठीक है, ऐसा करके याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट राजा कौन आता है अब हमारे पास? हमने बाबर पढ़ लिया 1, हमने हुमायूं पढ़ लिया 2, अकबर पढ़ लिया 3। अब अकबर के बाद कौन आएगा यहाँ पे? अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर है। कौन है जी? जहांगीर है। अब हमें जहांगीर के बारे में पढ़ना। चलो जी, अब यहां पर आता है हमारा जहांगीर। चलो समझते हैं जहांगीर के बारे में। अगर मैं जहांगीर के बारे में बात करता हूं, हरका बाई एक तरफ, हरका बाई प्लस हमारा अकबर एक तरफ। इन दोनों का बेटा कौन है? इन दोनों का बेटा हमारा कौन है? जहांगीर। इसके ऊपर एकदम आशीर्वाद दिया था। किसने आशीर्वाद दिया था? शेख सलीम चिश्ती ने, कि जाओ तुम्हारे घर राजा पैदा होगा, ऐसा ऐसा आशीर्वाद देकर। ब्लेसिंग इसकी थी, ब्लेसिंग सीन की, कह रहे तुम्हारे घर ही पैदा होगा, ठीक है। और इन भाई साहब को टाइटल भी दिया गया था। क्या टाइटल था? टाइटल था नूर उद्दीन, नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ये पूरा नाम था इनका, देखता से टाइटल वाला नाम। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अब जहांगीर के बारे में जो हमने बात की थी, तो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि वैसे हमने देखा था, हमने सेंटर में रखा था नूरजहान को, यहां पे रखा था शेर अफरीदी को, और यहां पे रखा था जहांगीर को। ऐसे कोई टेबल हमने याद किया था। हमने कहा था ये इनकी विडो है और इनसे शादी कर ली है, ठीक है। इनका बड़ा लड़का है खुर्रम, ठीक है। इनके ब्रदर हैं, ब्रदर का नाम क्या है? असफ खान। असफ खान कौन है? इनके ब्रदर। और ब्रदर की एक डॉटर है, लड़की है। लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। हाँ जी, लड़की का नाम, लड़की का नाम है मुमताज, या इसको मैं अर्जमंद बानो बेगम लिख दूं, अर्जमंद बानो बेगम। इन दोनों की शादी करवाते हैं। ये बेसिकली शाहजहां है, ठीक है जी, ये इनका भाई है, ठीक बात है। इनके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम मिर्जा भाई साहब, नाम याद रख ले। इनके पापा का नाम याद रख ले, मिर्जा भाई साहब। इन दोनों की एक बेटी है, नूरजहान और शेर अफरीदी की एक बेटी है, नाम क्या था? लाडली बेगम। इस लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के एक छोटे नन्हे लड़के से करवा दिया, इसका नाम क्या था? शाहयार, जहांगीर सन। इन दोनों का विवाह था, इन दोनों की मैरिज। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर सब पढ़ा हुआ है, तो घबराना कुछ नहीं है, ठीक है, सब हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इनकी एक मम्मी थी यार नूरजहान की, जिन्होंने परफ्यूम का इनोग्रेशन किया, क्या नाम था? नूरजहान की मम्मी। नूरजहान को कई बार हम पादशाह बेगम भी बोलते हैं, पादशाह बेगम। इन्हीं को हम मेहरुनिशा बोलते हैं, मेहरुनिशा। इन्हीं को लाइट ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, विश्व की रोशनी भी इन्हीं से आ रही है। अब सवाल यह कि नूरजहान की मम्मी का नाम है असमत बेगम, और असमत बेगम ने क्या किया था? ये इनकी मम्मी है, इन्होंने परफ्यूम, इत्र, इसकी फाउंडेशन कर दी थी। सर इनकी बहुत सारी वाइफ थी, जिंदगी जी रहे हैं भाई ये लोग। लेकिन नूरजहान थोड़ी ज्यादा डोमिनेटिंग थी, तो इसीलिए इनकी सरकार जो थी वो पेटीकोट गवर्नमेंट थी। नूरजहान की सरकार ही चल रही थी, तो पेटीकोट गवर्नमेंट जो है वो जहांगीर की सरकार को बोला जाता था। ड्यू टू डोमिनेट नेचर जो था, डोमिनेट नेचर था किसका? नूरजहान का। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेरे, नाम नाम का राजा तू, खेलूंगी मैं, ऐसा करके, ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे। उसके बाद अच्छा खासा जीवन चल रहा था, हमारे जहांगीर के जाने का समय हो गया। अब जहांगीर के जाने के बाद नया कैंडिडेट जो सामने आया, उसका क्या नाम था? शाहजहां। अब हमने क्या देख लिया? एक तरफ बाबर, बाबर के बाद कौन?
हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन? अकबर, अकबर के बाद कौन? जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन? शाहजहां। अब शाहजहां पे हम लोग बात करें, शाहजहां पे चल रहा है दाव। अब हमारा नेक्स्ट राजा जो है वो शाहजहां है। एक बार सारे बच्चे थम्स अप करना। हाँ, गोल्डन एरा वही था, वो सारा हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं लग रहे हैं मुझे ऐसा ना, कम है, कोई बात नहीं, भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, बच्चे तो मेरे ही हैं। अब यार पता क्या, अभी उनको पता नहीं चल रहा क्योंकि वो रीजन मोड में आ नहीं रहे हैं, अभी वो बच्चे देखेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही वो जब पढ़ना शुरू करेंगे एग्जाम टाइम पे या तब आने के बाद, फिर जब वो कोर्स कर रहे होंगे ना, नहीं नहीं, वो जब कोर्स भी कर रहे होंगे तब उन्हें एहसास होगा, अरे ये टॉपिक तो हमने करा ही नहीं है। फिर उनको याद आएगी इन क्लासेस की, अभी तो चल रहा है काम, जब ये क्लास होती है तो गोल्डन ईयर शाहजहां का है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एक आएगा खुर्रम, खुर्रम, साथ में कौन आएगा? साथ में अर्जमंद बानो बेगम। ठीक है सर, आपने बताया नहीं क्लास है यार, आज ही मुझे टाइम मिला था। अर्जमंद बानो बेगम, आप लोगों का मैसेज तो आ ही जाता होगा ना कि क्लास है, कि नहीं आता है? आता है ना मैसेज तो कि क्लास है, हाँ तो बस वहीं से देख लो। ठीक है, याद रख लो, इनकी मम्मी का नाम क्या है? जगत गोसाई। ठीक है, हल्का सा याद रख लेना। अब इनको 1628 में आगरा में क्राउन पहनाएगा कि चलो भैया आप बन गए हो राजा, आप बन गए हो राजा। जब हम शाहजहां के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक तो ये चीज जानते हैं कि शाहजहां मुमताज से बहुत प्यार करता था, मुमताज से बहुत ज्यादा ही प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार, इतना प्यार कि उसकी डेथ हो गई इन प्यार के चक्कर में। अब इनके लिए ताजमहल का निर्माण करवाया, 14 बच्चे, भाई 12 भी नहीं 14 बच्चे, लगभग 22 साल में जाके इसका निर्माण हुआ। 1631 में इसको स्टार्ट करवाया। उस्ताद ईशा खान हमें याद ही है, उस्ताद ईशा खान हमको याद ही है। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो जो गोल गुंबद से होते हैं, डोम होते हैं, ये डोम का निर्माण किसने करवाया था? कौन आर्किटेक्ट था? इस्माइल खान, इस्माइल खान, याद कर लोगे? ठीक है, ये मुझे पॉइंट याद करना, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है जी, इसी के टाइम पे फिर हमने याद रखा कि इनके 4 सुंदर बच्चे, एक का नाम दारा शिको, एक हमने ये पढ़ा था, दूसरे का नाम है सुजा, सुजा के मारेंगे, सुजा हो गया, तीसरे का नाम है औरंगजेब, क्या नाम है? औरंगजेब, और चौथे का नाम क्या था? मुराद, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मुराद बख्श। यहां पे हमने कहानी कुछ रिलेटेबल की थी हमारे साथ। देखो, अब दारा शिकोह का ना, ये इनका सबसे बड़ा और सबसे स्कॉलर बंदा था, कि मतलब अगर इसके पिताजी कहें कि मेरे जाने के बाद अगर कोई राजा लेवल का बंदा है तो दारा है। और दारा को हमेशा याद रखना, इनकी बड़ी बहन बहुत सपोर्ट करती थी, ऑलवेज सपोर्टेड बाय सिस्टर, ऑलवेज सपोर्टेड बाय हिज सिस्टर। बहिनिया ने हमेशा सपोर्ट किया, नाम क्या है? जहानद। इनकी बहन ने हमेशा सपोर्ट किया कि भाई तुम रहो, सबसे बड़े थे, और राजा बनने का कैटेगरी में भी इन्हीं को आगे याद रखा। जो सूजा था वो बंगाल का राजा बना के, गवर्नर बना के साइड में बिठा दिया, औरंगजेब को दक्कन का एरिया बिठा दिया, मुराद को मालवा और गुजरात वाला एरिया देके कहा कि बेटा तुम यहाँ का चीजें संभालो। अभी तक मामला बहुत बढ़िया चल रहा था। इसी बीच सूजा को एक कीड़ा काटा, सूजा को कीड़ा क्या काटा कि क्यों ना मैं राजा बन जाऊं, और अपने आप को क्या करता है? डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज राजा, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज किंग, कह रहा बेटा राजा तो मैं ही हूं, शाहजहां पापा कहूंगा बाद में, राजा तो मुझे बोल पहले, ऐसा। लेकिन सुजा को थोड़ी पता था चीजें ऐसे बिगड़ जाएंगी। सुजा वॉज डिफीटेड बाय दारा शिकोह के लड़के ने पीट दिया, दारा शिकोह का लड़का आया और पीट के चला गया, चाचा हट जाओ। डिफीटेड दारा शिकोह का लड़का, नाम क्या था? सुलेमान शिकोह, कि पापा चाचा ना कल से बहुत आवाजें कर रहे थे, मैंने धे मुक्के पीट दिया। इधर से औरंगजेब ने एक प्लान बना लिया। औरंगजेब ने क्या बोला? औरंगजेब ने फोन किया, मुराद भैया यहां तो जूते बज रहे हैं आपस में, क्यों ना हम दोनों मिल जाएं और दोनों भाइयों को देख ले। ठीक है, तो औरंगजेब ने मुराद को मिला लिया। वहीं पर थोड़ा एक राजा था जिसका नाम था राजा जसवंत, कह रहा भैया ये राजा जसवंत को पीट देते हैं, ये बहुत देर से आवाजें कर रहा है, ये हमारी दाल खराब कर सकता है। तो औरंगजेब और मुराद ने राजा जसवंत को हरा दिया बैटल ऑफ धर्मत में, बैटल ऑफ धर्मत में। धर्मत की बैटल 1658 में हुई। यहां से औरंगजेब ने मुराद को मिलके, भैया भैया थैंक यू, आपके वजह से ना ये लड़ाई जीत गए। औरंगजेब बोला हमेशा तू मेरा साथ देगा ना, फायदे में रहेगा। कह रहा भैया एक काम करें, बड़े भैया को पीट दे। कह रहे चलो रेडी हो जाओ। 1658 की बात है, यहाँ पे एक बैटल हुई जिसको बोला गया बैटल ऑफ सामूगढ़। कौन सी बैटल हुई? बैटल ऑफ सामूगढ़। सामूगढ़ की बैटल हो गया तैयार। इस सामूगढ़ की बैटल में कौन कौन हुए? एक तरफ तो वही औरंगजेब और उसका भैया, औरंगजेब और मुराद,
कह रहा भैया हम साथ है ना, उसने कहा बिल्कुल साथ है, तू घबरा मत। ठीक है, कह रहा वर्सेस किसको लेके जाओगे, कह रहा वर्सेस डरो मत, हम दारा शिकोह को लेंगे। किसको लेंगे हम, दारा को, दारा दारा शुद्ध धारा। तो दारा शिकोह को पीटने का प्रोग्राम बना लिया। तो औरंगजेब और मुराद दोनों ने मिलकर ना ये जीत गए और ये हार गया। लेकिन उस टाइम ना दारा प्रिपेयर नहीं था। दारा कह रहा मैं तो प्रिपेयर हो गया ही नहीं था, तुम क्यों लड़ रहे हो, मैं तो प्रिपेयर ही नहीं था। लेकिन औरंगजेब और मुराद तो जीत गए। अब जीतने के बाद औरंगजेब ने क्या किया, कह रहे मुराद भैया आना एक बार कमरे में एक बार। अब जैसे ही मुराद कमरे में बुलाए, साथियों पकड़ लो इसको, इंप्रिजन कर लिया। कहां पर, ग्वालियर की जेल में, ग्वालियर की जेल में पकड़ कर ले गए, बताओ। और 2 साल बाद उसको मार दिया, किल्ड आफ्टर 2 years, 2 साल बाद मार दिया, लो भाई खेल खत्म। ठीक है, अब औरंगजेब बन गया थोड़ा राजा किस्म का आदमी। अब औरंगजेब ने कहा कि क्यों ना मैं अपने सूजे हुए भाई को भी देख लूं, वो तो दारा के लड़के से ही पिट गया था। तो यहाँ पे एक बैटल होती है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ खाजवा। अभी जब बैटल होती है तो इस बैटल के अंदर 2 कैंडिडेट हैं, एक तरफ हमारा सूझा हुआ दोस्त और एक तरफ औरंगजेब। इस बैटल में औरंगजेब वैसे ही काफी कॉन्फिडेंस हो चुका है, तो औरंगजेब ये बैटल भी जीत जाता है और सूझा हुआ पहले ही डेड इंसान हो गया था, ये मारा गया। अब दारा कहता है देखो यार अब मुझे फुल एंड फाइनल लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहली तो हंसी मजाक में मैं हार गया था, लेकिन ये बैटल नहीं हारूंगा। तो ये कौन सी बैटल होती है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ दियोराय। कौन सी बैटल, बैटल ऑफ दियोराय। अब दियोराय की बैटल में एक तरफ जो है दारा है, दारा शिको, और दूसरी तरफ औरंगजेब है। और औरंगजेब इतनी बैटल लड़कर काफी तगड़ा बन चुका है, तो औरंगजेब जीत जाता है और दारा हार जाता है। ठीक है, क्योंकि दारा जो है एक स्कॉलर आदमी है, लड़ने वड़ने का इतना ज्यादा शौकीन नहीं है। इसको हराने के बाद अब ये कहता है कि मेरे होगी ताजपोशी। तो सेकंड कोरोनेशन, ये ताजपोशी है, किसकी होती है, औरंगजेब की होती है। औरंगजेब को चलो भैया ताजपोशी करो, सारे भाइयों को मैंने सुलटा दिया है। ठीक है, शाहजहां सामने है, बेटा क्या कर रहे हो तुम, पागल वागल हो क्या। शाहजहां को कहा ज्यादा बोलता है, ठीक है ज्यादा बोलता है, चल। कह रहा कहाँ भेजेगा, मैंने तेरी मम्मी के लिए इतना अच्छा ताजमहल बनवाया, तू यार ये हरकतें कुछ शोभा देती है क्या। कह रहा यार बहुत बोल रहा है, इसको जेल में भेजो। तो प्रिजनर बना दिया इन आगरा फोर्ट। ये आगरा फोर्ट वो फोर्ट है जो ताजमहल के सामने है, मतलब ताजमहल वहां दिखता रहेगा। कह रहे ऐसा करो, तुम बहुत प्यार करते थे ना मम्मी से, हाँ बेटे बहुत है, ऐसा करो वहां आगरा के किले में बैठना, वहां से बैठ के देखना। तो इनको जब भेजा गया ना, तो इनका ध्यान रखने कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो इनकी टेक केयर के लिए इनकी सिस्टर, किनकी, औरंगजेब की, क्या नाम था, जहानद। इन्होंने कहा भैया ऐसा करो, देखो पापा से मैं तो प्यार करती हूँ, तुम करो ना करो, ठीक है, लेकिन मैं तो करती हूँ, तो मैं इनका ध्यान रखूंगी टिल, टिल कब तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो रही। यार आर्ट एंड कल्चर पे आऊंगा मैं, समझे, आर्ट एंड कल्चर पे आऊंगा, थोड़ा सा अभी धैर्य बना के रखना है। तो यहां पर इनका केयर करती है, ये इनकी डॉटर है, शाहजहां की डॉटर, लिख दूं, शाहजहां की लड़की है ये। इसने कहा कि मैं पापा का ध्यान रख लूंगी, जब तक आदमी जी रहा है तो ऐसा परेशान नहीं करती। तो ऐसी बात बोलकर इन्होंने सारा मैटर सोल्व कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट बंदा निकल कर आता है, औरंगजेब। चलो भाई अब इससे मिल लेते हैं। औरंगजेब, ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको समझना। जब हमने औरंगजेब से बात की भैया तुम्हारे हालचाल क्या है, कह रहा है मेरा समय याद रख लो, ये मुगल साम्राज्य का गोल्डन पीरियड रहेगा, इसके बाद मुगल डायनेस्टी लगातार गिरेगी। तो इन्होंने कहा बेटा तुमने ऐसा क्या खास कर दिया कि जो हम तुम्हें याद रखें। कह रहा है मुगलों का जो एरिया है वो मैक्सिमम एरिया मेरे टाइम में रहा है। पहली बात, मैंने अपने शुरुआती समय में, जब मेरा अर्ली टाइम था, जब मैं अर्ली टाइम में राजा बना था, तो मैंने 2 चीजों पे काम किया कि शुरू शुरू के 25 साल मैंने नॉर्थ के ऊपर कब्जा किया, क्योंकि मुझे पूरा भारत जीतना था, और लास्ट टाइम जो बचा मेरा, उसमें मैंने साउथ के ऊपर कब्जा किया। तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा था कि मुझे नॉर्थ पे कब्जा भी चाहिए, मुझे साउथ पे भी कब्जा चाहिए। उसने कहा भाई बहुत बढ़िया। कह रहा और सुनो, इतना ही नहीं, और सुनो कि मैं नॉर्थ ईस्ट पे भी कब्जा करने जा रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट पे भी, असम तक मैंने अपने आप को एक्सपेंड कर दिया। तुम ये देख रहे हो कि मुगल डायनेस्टी कितनी फैल चुकी है। और असम को उस वक्त क्या बोलते थे सर, उसको बोलते थे कामरूप। क्या बोलते थे, असम का पुराना नाम है। कह रहा ये वाला एरिया अपना हो गया है। कह रहे बहुत अच्छा। कह रहा जब मैं वहां पे गया असम के अंदर, कामरूप में, असम में गया, कामरूप नाम है इसका, तो वहां पर एक किंगडम था जिसका नाम था अहोम किंगडम। मैंने इस किंगडम से पंगे ले लिए और ये किंगडम ऑलमोस्ट मैंने जीत भी लिया था, क्योंकि मेरा बंदा यहाँ पे गया हुआ था। मेरे बंदे का नाम क्या था, तो औरंगजेब का जो कमांडर है उसका नाम था मीर जुमला। औरंगजेब का जो जनरल यहाँ पे गया होता जीतने के लिए, उसका नाम था मीर जुमला। और मीर जुमला ने इनको जुमा जुमा के बहुत मारा और असम अपने अंडर में ले लिया। सब लोग बड़े खुश उधर से, और अरे चाचा जीत लिए हैं सब कुछ, आ जाओ वापस आ जाओ। औरंगजेब ने कहा वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। जब ये जीतने के बाद ही वॉन ओवर असम, असम के ऊपर जीत लिया,
जब ये रिटर्न हो रहा था, व्हेन ही रिटर्न, तो कोई पुराना दुश्मन घात लगाए बैठा था, इसकी डेथ हो गई कहां पर, नियर ढाका, बांग्लादेश में लपेट लिया, तो घर पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है, पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जाति बस मार कटाई कर दी, इतना बड़ा राजा बन चुका है, जनरल बन चुका है, तो इसने भी वहां जाके कुछ एरिया कब्जा कर रखे थे। ही आल्सो कैप्चर्ड, एक तो वो चिटागोंग वाला हमें याद रखना है, और एक और एरिया है सोनदीप का एरिया, ये बंगाल वाला एरिया कब्जा करके ये किसके अंडर में डाल दिया, अंडर सेस्ता का, ठीक है, अंडर सेस्ता का। मीर जुमला तो अब नहीं रहा, किसी के अंडर में तो डालेंगे, ठीक है, इतनी बात बोलो समझ में आ गई। ये आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, है ना, लास्ट क्लास में हमने किया था। मराठाओं के अगेंस्ट भी इसने कुछ काम किया है, अगेंस्ट मराठाओं की कहानी मैं भी बताऊंगा तुम्हें, मैंने बताई नहीं ना तुम्हें मराठाओं की कहानी, अभी एक्सप्लेन करूंगा, मतलब इन्हीं आने वाली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अगेंस्ट मराठा शिवाजी और संभाजी के अगेंस्ट भी जाते हैं, शिवाजी और संभाजी के अगेंस्ट भी जाते हैं। मुझे ना याद करवाना कि मुझे तुम्हें थोड़ा सा विजयनगर एम्पायर के बारे में बताना है और मुझे मराठाओं के बारे में तुम्हें बताना है, ठीक है, जो मैं नहीं बताया होगा, तो शिवाजी अगर संभाजी वाला नहीं है तो मुझे याद करवा देना। अब औरंगजेब ने क्या कर दिया, औरंगजेब आल्सो अनेक्स्ड। अब औरंगजेब की हम कितनी तारीफ करें, इन्होंने गोलकोंडा वाला एरिया कब्जा लिया, बीजापुर का एरिया कब्जा लिया, कुछ एरिया छोड़ोगे कि नहीं, सब पे कब्जा कर लिया, सब पे कब्जा कर लिया। उसके बाद एक और इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को भी तबाह किया है। क्यों, क्योंकि औरंगजेब चाहता था भारत को एक इस्लामिक कंट्री बनाना, औरंगजेब चाहता था, वांटेड, सलमान खान बन रहा है क्या, इस्लामिक कंट्री बनाऊंगा, इंडिया को इस्लामिक कंट्री बना दूंगा। बताओ, हद देखो इसकी, कल का लौंडा और इस्लामिक कंट्री बनाने जा रहा है। इसने बहुत सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय द टेम्पल्स, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर विश्वनाथ, जो हमारा टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल, इनको डिस्ट्रॉय किया, मतलब बहुत सारे मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। ऊपर से जो अकबर था, अकबर ने अपनी पत्नी के दबाव में आकर जजिया और पिलग्रिमेज खत्म किया था, इस पर कोई दबाव ही नहीं है, इस पर कोई दबाव नहीं है, तो इसने क्या, मैं दोबारा से चालू कर रहा हूं, तो इसने क्या कर दिया, जजिया और पिलग्रिमेज वापस से लगा दिया, टैक्स को क्या कर दिया, री इम्पोज, कह रहा भैया दोबारा लगा रहा हूं, जिसको जो करना है करो। फिर उधर से सिख गुरु से पंगा ले लिया, 9th सिख गुरु, इनको ने डिफीट कर दिया, गुरु तेग बहादुर, जीटीबी नगर बोलते हैं ना मुखर्जी नगर को, गुरु तेग बहादुर, इनसे पंगा ले लिया। पिलग्रिमेज का हज की यात्रा पे, एक तो नॉन मुस्लिम पे तो ले ही रहा है, हज की यात्रा पे भी ले रहा है। इसने कहा किसी को पीनी है दारू, नहीं पीने दूंगा, किसी को डांस करना है, नहीं करने दूंगा, किसी को गाना गाना है, नहीं गाने दूंगा, किसी को झरोखा के दर्शन करने हैं, नहीं करने दूंगा, कोई त्योहार मनाना है, नवरोज मनाओगे, गोली खा लो, नहीं कराने दूंगा। ये सब पे बैन कर दिया, मेरी तरफ से तो बैन है। तो करोगे क्या, कह रहा मेरी वीणा सुनो। क्यों, क्योंकि खुद एक वीणा प्लेयर है, कौन, औरंगजेब, कह रहा मेरी वीणा सुनो, ठीक है, सिर्फ मेरी वीणा सुनो, अपने मन से कुछ मत करो। बताओ भैया, ये कहां का न्याय हो गया कि जबरदस्ती, ठीक है। अब इसने कहा कि देखो मेरी जरूरतें कम है क्योंकि मेरे ईमान में दम है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं खुद से निकालता हूं। पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे निकालता हूं, मैं कॉपी करता हूं कुरान का और उसे बेचता हूं, ठीक है। झरोखा दर्शन क्या होते हैं, जैसे हम लोग झांकियां बोलते हैं ना, उस तरह का रहता है, कॉपी करता हूं और उसको बेचता हूं, यहीं से मेरा पैसा आता है। इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर बोलते हैं कि आज की डेट में राजा बनने के बाद भी इस तरह के काम कर रहा है, तो तू नॉर्मल इंसान तो नहीं है, तू है एकदम जिंदा पीर, ठीक है। चलो इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाए, इसको थोड़ा पीडीएफ में भी पढ़ लेंगे। चलो थोड़ा औरंगजेब के बारे में पीडीएफ से पढ़ते हैं। चलो औरंगजेब के बारे में हमने कहा, औरंगजेब का समय पता लग गया। शाहजहां के 4 लड़के हैं, दारा शिको, शुजा, औरंगजेब और मुराद। 3 बहनें, जहानएरा, रोशनएरा और गोहरएरा, इनके बारे में तुमने पढ़ा ही नहीं। इन्होंने आपस में लड़ाइयां बहुत लड़ ली, हर लड़का कह रहा है कि मैं बनूंगा राजा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इन भाई साहब ने एक टाइटल लिया, जिसको टाइटल का नाम है आलमगीर। आलमगीर का मतलब है पूरे विश्व का विजेता मैं ही, ठीक बात है। औरंगजेब ने बोला कि मेरे ऊपर धर्म को लेकर ज्यादा बातचीत मत करो, क्योंकि मैं इस्लामिक को फॉलो करता हूं, और इसी चक्कर में इसने जजिया, वैसे हिंदू लिखा है लेकिन इसका मतलब ये होता है कि नाम है सिर्फ, मतलब नाम के लिए, ऐसा मन पे नहीं लेना, नाम के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला कि नॉन मुस्लिम, हिंदू नहीं नॉन मुस्लिम, ये हमसे लड़वा रहे हैं क्या, नॉन मुस्लिम के ऊपर टैक्स लिया जाता है। अपने पहले 10 सालों के अंदर इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किया और उनमें बहुत सक्सेस मिली। बाद वाले रीजन के अंदर इन्होंने बहुत सारी सीरियस डिफिकल्टी का सामना किया, जहां पर जाट थे, सतनामीज थे, सिख थे, इन सब ने लिया, लेकिन हम लोग देखते हैं धीरे धीरे सबको दबा भी रहे। दक्कन की बहुत सारी पॉलिसीज इन्होंने चलाई एट द टाइम ऑफ अकबर के टाइम, जैसी इन्होंने वही पॉलिसी फॉलो की।
औरंगजेब जो है दक्कन का गवर्नर था। मुझे एक चीज बताना यार, हमने सूजा के बारे में पढ़ा था, सूजा कहाँ का गवर्नर था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि सूजा यहाँ का गवर्नर है। कहाँ का गवर्नर था? धाराशिव तो सबसे बड़ा था और कैंडिडेट राजा के लिए कैंडिडेट वो नंबर 1 था, लेकिन बाकी को एक बंगाल का था। बहुत बढ़िया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आगे आ जाइएगा। नेक्स्ट आता है औरंगजेब जो है वो एक सुन्नी मुस्लिम और पुराने विचारधाराओं पे काम करने वाला। ठीक है, औरंगजेब क्या कहता है, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ जीना चाहता हूँ और हर आदमी को प्राइवेट और डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। सिंपल खाना खाओ, चाउमीन डोसा समोसा तुम्हारा सब बंद। मैं पैसा कमाता हूँ, कॉपी करता हूँ कुरान को, उसको बेचता हूँ, वहीं से काम चलता है। ही डिड नॉट कंज्यूम वाइन, कोई दारू खुद नहीं पीता। कह रहा अगर मैं सादा खाना खाऊंगा तो मेरी प्रजा भी सादा खाना खाएगी। मैं दारू नहीं पीऊंगा, कोई दारू नहीं पिएगा। मैं गाना नहीं गाऊंगा, कोई गाना नहीं गाएगा। मैं वीणा बजाऊंगा, कोई वीणा नहीं बजाएगा, सिर्फ मैं ही बजाऊंगा। ऐसा यह आदमी प्रोफिशिएंट है अरबी और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। ठीक बात। ये कहता है मैं 5 टाइम का नमाजी आदमी हूं, 5 टाइम नमाज पढ़ता हूं, ऐसा खतरनाक इंसान हूं मैं। ठीक है, उसने क्या बोला कि मैं चाहता हूं कि जो भी पॉलिसीज हैं नॉन मुस्लिम की, डिड नॉट हेल्प टू रिलाई द मुस्लिम टू हिज साइड, और पॉलिटिकल मतलब बेसिकली सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखता था। उसके बाद अगर हम बात करें, पुराने विचारधाराओं पे काम करता है, इसीलिए इस आदमी को जिंदा पीर या भैया जीवित संत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये वो वाला संत नहीं, बस सेंट के रूप में जानते हैं कि हाँ यार बहुत ही अलग स्वभाव का आदमी है। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने डिसाइड किया कि बीजापुर के अंदर 1686 के अंदर कब्जा करूंगा, गोलकोंडा के ऊपर 87 पे कब्जा करूंगा। ये ना दोनों टाइम पीरियड याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मराठा वाला एरिया तो उस पर कब्जा करने का टाइम पीरियड याद रखना है। ये आल्सो डिफेंडेड सिकंदर शाह और बीजापुर, और वो एरिया कब्जा कर लेता है। अब हमें ये पता लग गया कि भाई काफी खतरनाक इंसान है। क्यों? क्योंकि इसका आइडिया है कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाकर ही छोड़ूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं। इसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया था मोरल कोड को लेकर, जिसको हम मुतासिब बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि मुतासिब क्या है। मुतासिब का मतलब होता है जहां पर इसी भाई साहब के दिए गए कि कैसे एक मोरल कोड कंडक्ट के हिसाब इंसान को रहना चाहिए, वो ये बताएगा। ठीक है, ड्रिंकिंग बैन है, कल्टीवेशन भांग का ड्रग्स का सब बंद। ना आप अपने खेतों में गांजा उगा सकते, तो कैसा जीवन है? ना गांजा उगा पाओगे, ना फीम, कोई ड्रग्स हीरोइन कुछ नहीं, दारू कुछ नहीं, बीड़ी सिगरेट गुटखा सब बंद। ना नाचोगे ना गाओगे, तो लोगों ने मरना पसंद किया होगा कि भैया कुछ है ही नहीं तो मर ही जाते हैं फिर हम, है ना। औरंगजेब ने क्या बोला कि म्यूजिक व्यूजिक सब बंद करो, डिसकंटिन्यू करते झरोखा दर्शन के, दशहरा नहीं मनाओगे, ठीक है, हाथ पाथ नहीं पड़वाओगे किसी से। उसके बाद सारी सर्विसेज बंद कर दी। ठीक है, बात समझ गए कि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब बंद, डीजे पब सब बंद। भाई एक बार देखना आवाज आने लगी क्या? हाँ जी, अब आने लगी। औरंगजेब ने सब बंद करवा दिया था यार, मेरे इधर का नेट भी बंद करवा दिया था। ठीक है, औरंगजेब खतरनाक है ना, आत्माएं भटक भटक के हमारा सारा नेट। नेक्स्ट आएगा। हमने क्या देखा था? टेंपल को डिस्ट्रॉय करा था, मथुरा बनारस के टेंपल, जजिया और पिलग्रिमेज को 1679 में दोबारा से रीइंपोज करवा दिया। हमने ये भी देख लिया सिख गुरु जो नौवे थे, गुरु तेग बहादुर, इनसे भी इनमें पंगा हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर को बीहेड मतलब मरवा दिया था दिसंबर 1675 के अंदर चांदनी चौक। ठीक है, गुरुद्वारा शीशगंज, भाई गुरुद्वारा शीशगंज को गए, अगर कोई दिल्ली में आसपास रीजन में रहता है तो शीशगंज पक्का गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 10th गुरु गोविंद सिंह जो है, इन्होंने सिखों के लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर को ऑर्गेनाइज किया। अभी सिख वाला भी मुझे याद करवा देना, मैं सिख वाला भी एक बार सारा क्लियर कर दूंगा। औरंगजेब गेव हिज सिस्टर जहानारा द टाइटल ऑफ सहीबत उस जमानी, यह याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि शाहजहां ने अपनी बहन को कौन सा टाइटल दिया था, तो सहीबत उस जमानी आपको याद कर लेना है। आ गया। औरंगजेब के जाने के बाद, जब तक औरंगजेब रहा तो भैया मजे ही मजे, बल्ले बल्ले। औरंगजेब के जाने के बाद डेथ हुई जैसे ही, तो इनको दौलताबाद नियर शेख जम अलक यहाँ पे दफना दिया गया। 1739 में नादिर शाह इम्प्रिजन मुगल एम्परर एंड लूटेड दिल्ली। इसके बाद बस एक चीज ध्यान रख लेना, जैसे ही औरंगजेब जाता है पूरा मुगल साम्राज्य धड़म से नीचे आ जाता है। नादिर शाह बैटल ऑफ करनाल, कौन सी है? बैटल ऑफ करनाल, इस करनाल की बैटल में आता है, और ये जब अटैक करता है ना, तो अटैक करते करते मथुरा तक पहुंच जाता है। कह रहे खाली पड़ा एरिया भाई, कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो इसीलिए और थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। आ गया। ये इनके द्वारा बनाए गए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। वैसे मैं आर्ट एंड कल्चर के ना अलग से क्लास लूंगा जिसमें मैं मॉन्यूमेंट वगैरह के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, चलो आ गया।
अभी औरंगजेब के बारे में कुछ और चर्चाएं हैं अभी वैसे। अच्छा अच्छा, अब औरंगजेब के बाद अब तक जो हमने पढ़ा, हाँ कोहिनूर ले गया था, अब तक जो हमने पढ़ा वो मुगल साम्राज्य है। इसके बाद जो मैं पढ़ूंगा उसको हम कहते हैं लेटर मुगल पीरियड। औरंगजेब जो है छठा मुगल राजा था जो अपनी रिलीजियस एक्सपोनेंट पॉलिसीज के लिए जाना जाता था। और 1707 इसके बाद वाला समय, इसके बाद वाला जो भी समय आएगा उसको बोला जाएगा लेटर मुगल पीरियड। बोलो जी, मुगल पीरियड समझ में आया? वैसे अभी मुझे आर्ट एंड कल्चर करवाना है थोड़ा, इसका समझ में आ गया सबको? एकदम धांसू तरीके समझ में आ गया? डन। अब हम लेटर मुगल पीरियड के बारे में बात करें। क्या है ये लेटर मुगल पीरियड, क्या कहना चाहता है? देखो जी, हमने कहा जब तक औरंगजेब था तब तक थी बल्ले बल्ले, इसके बाद से है थल्ले थल्ले। तो यहाँ पे कौन आया? यहाँ पर आया सबसे पहला बहादुर शाह फर्स्ट, या इसी को हम बोलते हैं मुअज्जम खान, या इसी को बोलते हैं शाह आलम पहला। ये है पहले बंदे का नाम, ठीक है। वैसे हिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है काफी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है ना, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आ जाता है पढ़ के। अब बहादुर शाह को देखा, हमने कहा भैया तो गिरने का कारण बता पहले, तू राजा तो बन के बैठ गया, दिक्कत क्या है? कह रहा है देखो चाचा, मेरी पॉलिसी जो है उस पॉलिसी का नाम ही पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। बताओ, मेरी पॉलिसी का नाम ही कॉम्प्रोमाइज है, मैं इस पॉलिसी पे काम करता हूं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है? कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि मैं सबको लेकर टॉलरेंट हूं, बहुत ज्यादा। अगर कोई मुझे कहेगा ओ कुत्ते इतना मालिक ऐसा मत कहो, मतलब वैसे वाला नेचर है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा जो वजीर है ना, मेरा जो वजीर है, मैं उसकी थोड़ी ज्यादा सुनता हूं। उसका नाम है जुल्फिकार भुट्टो, नहीं जुल्फिकार खान। ये ऐसा लग रहा है कोई हम इंडिया पाकिस्तान की कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, मिशन जुल्फिकार, तो वैसा वाला है। लेकिन जुल्फिकार खान इसका वजीर है और ये वजीर के थोड़ा अंडर में काम करता है कि जैसा ये कहेगा वैसा मैं कर लूंगा। और ऊपर से अभी तक हम देखते आ रहे थे औरंगजेब हमारे मंदिरों को तोड़ रहा था, उस मामले में ये ठीक है। इसका नेचर जो है बड़ा काइंड है, काइंड नेचर है टुवर्ड्स हिंदू। हिंदुओं को लेकर कहता है यार मेरे मन में कोई ज्यादा ऐसा द्वेष भावना नहीं है, तुम सुखी मैं सुखी, सब ऐसे लोग काम कर लेंगे। इसके टाइम पे जो भी एरिया औरंगजेब के अंडर में था वो इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे मेवाड़ वाले एरिया बोले हम आजाद हो गए, मारवाड़ वाले एरिया बोले हम आजाद हो गए। तो जो एरिया इनके अंडर में था वो धीरे धीरे आजादी की सीमा जाने, जाओ जाओ आराम से जियो, पंगा मत दो। और इसी कारण कुछ इतिहासकारों ने इन भाई साहब को एक टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? टाइटल दिया शाह ए बेखबर। ओ बेखबर, ओ बेखबर। क्यों? क्योंकि इसको कोई खबर ही नहीं। कर लो भाई जो करना है तुम्हें। और ये टाइटल किसने दिया था? ये टाइटल दिया था उस हिस्टोरियन का नाम था काफी खान। कॉफी विद करण वाला जो है, इसने टाइटल दिया कि हमारा जो राजा है वो ऐसा है। हाँ मतलब इसका कहना है जिसको जीना है जियो, मुझे क्या मतलब, कोई बात नहीं। कुछ समय का मेहमान था, कहे बैर करे इंसान 2 दिन का मेहमान, इसको ये गाना अच्छे से आता था। नेक्स्ट राजा आता है जहांदर शाह। क्या नाम आ गया? जहांदर शाह। अब जब जहांदर शाह से मुलाकात हुई, कह रहा भैया तुम क्या कह रहे हो? कह रहा मैं 1712 से लेकर 1713 तक का, ठीक है। तो जहांदर शाह से पूछा, कह रहा भैया तुम्हारा कुछ कमजोर होने का कारण? कह रहा भैया मुझे तो ना तुम कठपुतली समझो, पपेट समझो। कह रहे किसका पपेट हो? कह रहा वही वजीर है जिसका पपेट पहले वाला था, जुल्फिकार। कह रहे जुल्फिकार आदमी नहीं मान रहा है बार बार। तो जुल्फिकार आदमी ने पपेट बना रखा है जहांदर शाह को। अब जहांदर शाह के समय में याद रख लीजिएगा इन भाई साहब ने जजिया को अबॉलिश कर लिया। अबॉलिश द जजिया। हमने अभी पहले क्या पढ़ा? अकबर ने लगाया था, औरंगजेब ने, अकबर ने हटाया, औरंगजेब ने लगाया, इसने फिर हटा दिया। इसने ना एक इविल प्रैक्टिस चालू की थी, याद रख लेना। एक इविल प्रैक्टिस चालू की थी, उस प्रैक्टिस का नाम क्या है याद रख लीजिएगा, उसका नाम है इजरा सिस्टम। इजरा सिस्टम। इजरा सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये ना एक तरह से रेवेन्यू फार्मिंग है कि कर देकर खेतीबाड़ी करवाना, रेवेन्यू फार्मिंग है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ना शौकीन किस्म का आदमी है, पपेट तो है लेकिन थोड़ा शौकीन किस्म का आदमी है। ये एक नर्तकी से थोड़ा ज्यादा प्रेम भाव करता था, ठीक है। नर्तकी का नाम है लाल कनवर। अब जो भी कोई प्रोग्राम होता कहता था लाल कनवर आ जाओ। तो ये डांसिंग गर्ल है, ये डांसिंग गर्ल है। और ये इन भाई साहब की फेवरेट है कि जो भी कोई प्रोग्राम होगा वहां पे बस यही होगा। उसने कहा कोई बात नहीं। अब आदमी कई बार ऐसा पड़ जाता है, मोह ऐसे ही होता है भाई, लगाओ, दिल लग जाए तो लग जाए किसी पे। अब जब ऐसा दिल लगता है तो बाकी लोग कहते हैं भाई ये तो आदमी दिल लगी कर देगा। तो इसी का भाई निकल कर आता है जिसका नाम है फारूक सियार। क्या नाम है? फारूक सियार। फारूक सियार कहता है भैया मेरा भैया तो हो गया थोड़ा बावला किस्म का, 1713 से लेकर 19 में ये भाई साहब आता है। ये कौन है? ब्रदर है जहांदर का, ब्रदर ऑफ जहांदर शाह। अब जहांदर शाह का भाई ये कहता है कि भैया आपका जो चाल था ना वो ठीक नहीं है,
तो आपको मुझे हराना पड़ेगा। ही डिफीटेड जहांदर शाह और खुद राजा बन जाता है। कहां पर? नियर आगरा। कहीं प्रोग्राम देखने गया होगा, वहीं ले लिया होगा। ठीक है, अब यहां पर कहानी में थोड़ा चेंज आता है। कहानी में चेंज क्या आता है? क्योंकि अभी तक हम एक चीज जान चुके थे कि एक वजीर है जिसका नाम है जुल्फिकार, और जुल्फिकार ही सबको अपने लपेटे में दबाए रखा हुआ है। यहां से दो आदमी निकल कर आए, दो आदमी निकल कर आए। इनको बोला गया सैयद ब्रदर। क्या बोला गया? सैयद ब्रदर। क्यों? इनकी मदद जहांदर ने ली थी, इनकी मदद फारूक सियार ने ली थी। तो दो भाई आते हैं सैयद ब्रदर। एक का नाम है अब्दुल्ला खान और एक का नाम है हुसैन अली खान। अब इन दो भाइयों ने मिलकर किल कर दिया जुल्फिकार को। किल्ड जुल्फिकार, जुल्फिकार को मार दिया। यही तो मेन जड़ था ना, सबको यही कंट्रोल करता था। तो इसको मार दिया, तो जहांदर ने अपने फारूक सियार ने जहांदर को रिप्लेस कर दिया। कहानी समझ में? ये कहां से निकल कर है? अभी तक जो मामला चल रहा था वो यहां से ही चल रहा था कि बहादुर शाह जुल्फिकार के अंडर में काम कर रहा है, जहांदर जुल्फिकार के अंडर में काम कर रहा है। अब किसी नए कैंडिडेट को आना पड़ेगा, तो इस जहांदर को रिप्लेस करने के लिए फारूक सियार ने मदद ली सैयद ब्रदर की। सैयद ब्रदर ने जुल्फिकार को लपेटा और अब बन गए, कह रहे हम हैं नए। और हमेशा ही क्वेश्चन ऐसे आता है कि मुगल हिस्ट्री में किंग मेकर किसे बोला जाता है? तो किंग मेकर बोला जाता है हमारे सैयद ब्रदर को, क्योंकि इन्होंने राजा बनाया है, इन्होंने राजा बनाया है। ठीक है, अब फारूक सियार के पास अंग्रेज भी आए। देखो जब तक तो समय बदल चुका था, तो ब्रिटिशर जब फारूक सियार के पास आए तो इसको तो क्या मतलब था? क्या मैं तो राजा बन गया, बाकी जाए दुनिया चूल्हे में। तो फारूक सियार ने व्यापार के बहुत सारे राइट्स, ट्रेडिंग राइट्स ब्रिटिशर्स को दे दिए, और इन्हीं ट्रेडिंग राइट्स को अंग्रेज बोलते हैं कि हमारे तो मगन करता यही है, इसी ने इतने राइट दे दिए कि इसका मजा हम लोग लूटेंगे। अब सैयद ब्रदर, ठीक है, फारूक ने इनवाइट किया था सैयद को। हाँ, फारूक ने इनवाइट किया था, मतलब सैयद ब्रदर ही ये बोले थे कि फारूक तेरे भाई को मरवा देते हैं, जुल्फिकार को हम मार देंगे, तेरे को राजा बना देंगे। फारूक ने कहा मुझे और क्या चाहिए, तो राजा फिर हमारे साथ। अब यहां पे हमारा सैयद ब्रदर, सैयद ब्रदर। अब सैयद ब्रदर ने देखो क्या किया। अब सैयद ब्रदर ने एक मांडवाली की, इन्होंने बालाजी विश्वनाथ से एक मांडवाली की कि देखो तुम्हारा हमारे साथ 36 का आंकड़ा चलता है? कह रहे हाँ चलता तो है। अगर हम इस राजा को मरवा दें तुम खुश हो जाओगे, हमारे साथ दोगे? बालाजी कह रहे हाँ दूंगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, दे मेड अ सेटलमेंट विद बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, इनसे एक सेटलमेंट कर ली, और इन दोनों ने मिलकर दे डिफीटेड, और इसको मैं किल लिख सकता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, फारूक सियार। तुम देख रहे हो कितना बेकार आदमी है लोग, फारूक सियार को मरवा दिया। बताओ, इन्हीं का तो साथ दे ही रहा था। जैसे ही इसको मरवाया, नया तो कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा करना ही था, तो इन्होंने एक नया कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसका नाम था रफी उस दराजत। ये अगला कैंडिडेट लिया। कब की बात है? 1719 की। अब ये कैंडिडेट बस नाम के लिए यार थे, बाकी 4 से 6 महीने में इसकी डेथ हो गई, इसकी भी डेथ हो गई। और डेथ क्यों हुई? कह रहे टीबी की वजह से, ड्यू टू टीबी। भाई क्या खिला पिला रहे थे, टीबी से मर रहे हैं राजा लोग, क्या चल रहा है ये? एक और राजा लिया जिसका नाम क्या था? रफी उस दौला, रफी उस दौला, DAU है ये, रफी उद दौला लिख देता हूं, रफी उद दौला। ये भी 1719 में आया। ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड तक कोई राजा रहा, शॉर्टेस्ट पीरियड तक कोई राजा रहा। इसको भी क्या कहते हैं? कह रहे टीबी हो गया था, डेथ हो गई। भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये खत्म होता जा रहा है। अब तुम्हें याद है जहांदर शाह था, फारूक सियार भाई भाई, इन्हीं का एक भाई है जिसका नाम था रोशन अख्तर, जिसका नाम था रोशन अख्तर। इसी को बोला जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। ये सारे मुगलों के ही थे, सारे मुगलों के थे। अब एक नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इसी का दूसरा नाम है रोशन अख्तर। ठीक है, रोशन अख्तर। इसको हम कैसे जान सकते हैं? ये है ब्रदर ऑफ जहांदर शाह, ब्रदर ऑफ जहांदर शाह। जहांदर शाह का भाई है, मतलब फारूक सियार का भाई होगा, एक ही बात है। अब रंगीला जो है थोड़ा रंगीला मिजाज है, रंगीला वहीं से पढ़ा है। एक तो कथक का जबरदस्त इंसान है, कथक एक्सपर्ट आदमी है ये। एक तो मुझे याद रखना है, कथक एक्सपर्ट डांसर। हमने कहा कोई बात नहीं, हाँ डांस करता था। अब इसको भी वही चीज पंगा कर रही थी जो बाकी लोग, जैसे जुल्फिकार को रिप्लेस करने के लिए दो भाई आए थे सैयद ब्रदर। अब सैयद ब्रदर को रिप्लेस करने कोई ना कोई तो चाहिए, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर सैयद ब्रदर।
अब सैयद ब्रदर ने काफी राजा बना दिए, फारूक सियार से लेकर दर पर ये सब बना दिए, तो इनको रिप्लेस करने का समय आ गया था। यहां पर एक नाम हमारे सामने आया जिसका नाम था निजाम उल मुल्क। दूसरा नाम क्या आया? दूसरा नाम आया सिन कुलिच खान। तीसरा नाम आया मोहम्मद अमीन खान। ये 3 लोग सामने आए। इन 3 लोगों ने क्या किया? दे रिप्लेस्ड सैयद ब्रदर। जैसे सैयद ने उनको रिप्लेस किया था, सैयद ब्रदर को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। अमीम ने क्या किया? अमीम जो है, अमीन खान किल्ड हुसैन खान। हुसैन खान याद है ना, इसका भाई था हुसैन खान। हुसैन खान को मार दिया, ठीक है। और हुसैन खान को मारने के बाद एक टाइटल लिया जिसका नाम था इतमाद उद दौला। इतमाद उद दौला। कह रहा भैया अपना तो हो गया टाइटल, ठीक है। और बाकी लोगों ने मिलकर किसको निपटा दिया? हमारे पहले भैया को। अब ये सब कांड करने के बाद इन्होंने कहा कि जो भी लोग यहीं पर रह जाते हैं ना, बाद में उनको कोई ना कोई मारता है, उनको कोई ना कोई मारता है। तो इन्होंने इसका फैसला कर लिया कि हमारे निजाम उल मुल्क ने कहा कि मेरे को यहां रहना ही नहीं है, मैं दक्कन में रहना पसंद करूंगा। दक्कन में मूव हो गया कि मैं तो वहीं रहूंगा, वहीं अपना राजपाट बिताऊंगा, मुझे यहां रहना नहीं है, ठीक है। ठीक है, किसका? रंगीला का। रंगीला कब से चला था? 19 से लेकर इसको ले जाओ तुम 48 तक ले जाओ। लंबा समय दो इसको, लंबा समय दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो यहीं पे रोक दें आज, यहीं पे रोक दें। अब इसको कल कंप्लीट किया जाए यहां से। बोलो यहां तक सब लोग क्लियर हो गए? कोई डाउट? क्लियर है? अब आज रात को ना वैसे मैं सारा कराऊंगा कल आप लोगों को। कल मतलब आज ही रात को 9:30 बजे क्लास है। 9:30 से लगभग 11 बजे तक ये क्लास रहेगी। इस क्लास के अंदर मैं कंप्लीट अमेंडमेंट्स, कंप्लीट आर्टिकल्स, कंप्लीट शेड्यूल, कंप्लीट पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। रात को 9 बजे पॉलिटी की क्लास होगी, ठीक है। आप जाके मेरे कोर्स में देख लेना, प्रोफाइल पे लगा होगा वहां पे कि ये क्लास है, तो इसको आप देख सकते हैं। शॉर्ट में एक बार दोबारा बताऊं, कल रिपीट कर दूंगा स्टार्टिंग में। हाँ, सब एक ही में खत्म। आज ही पॉलिटी का 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी आज पॉलिटी वाली, क्योंकि बाकी दिन ना स्लॉट नहीं है, फिर ये टॉपिक छूट जाएगा। बाकी दिन ना स्लॉट है नहीं, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि चीजें जो बची हुई उसको फटाफट से कंप्लीट कर दिया जाए, फिर बाद में वो रह जाती है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ भाई सबको मजा आया। जो अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जो पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहा था? कोई बच्चा ऐसा था जो फर्स्ट टाइम क्लास में आया हिस्ट्री की? आई थिंक सब पुराने ही बच्चे हैं। अच्छा, आप पहली बार आए हो, ठीक है। आई थिंक अब बाद में जुड़े हो। बाकी सब लोगों को आई थिंक समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है। कोई बात नहीं, जो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, जो लाइव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे कोशिश करूंगा याद करवाने की, ठीक है। तो वहीं पे सारी चीजें मैं याद करवा दूंगा जितना पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। अब शाम को एक क्लास हो रहा है मेरी 6 बजे, 6 PM स्टैटिक जीके क्लास होगी, ये वाईटी पर है। और वही 9:30 बजे हम लोगों का पॉलिटी क्लास होगा, ठीक है। बाकी कल तुम्हें बायोलॉजी क्लास में मिलूंगा ही मैं, वाईटी पर 6 बजे। ये वाईटी वाला चैनल आधे लोगों को मिलता नहीं है। अन अकेडमी रैमो सर का चैनल है, ये अन अकेडमी रैमो सर का चैनल है। तो यहाँ पर ही क्लास होती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता कहाँ पर है। हाँ 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 हाँ, नहीं वाईटी पर है, ठीक है यार, जैसा सही लगे। हाँ, जैसा सही लगे, अगर कर सकते हो कर लेना, रैमो सर करना, रैमो सर कर लेना, बाद में रिकॉर्ड देख, ठीक है। चलो जी, तो आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय। 9:30 बजे रात को मिलूंगा ही, 6 बजे मिलूंगा। तब तक मजा करो, पढ़ो, इंजॉय करो। वैसे चाहे तो हम पूरा कर सकते हैं अभी ना सेशन। तुम थके हो, ये कर लोगे? अच्छा, बता दूंगा। अच्छा, मंगोल इल्तुतमिश, डाउट बॉक्स देख लिया मैंने। अच्छा, कल ही करा दो, चलो अब कल करा दूंगा फिर, ठीक है। कल ही करवा दो, चलो एक बार ब्रेक हो गया तो फिर ब्रेक ही कल करवा दें। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।